सब्सक्राइब करें बेसिक शिक्षा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और बगल में लगी घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है कि अब बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं विभाग में शिक्षण कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों हेतु भारतीय जीवन बीमा के ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने के संबंध में निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया है। साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले तक इस बात पर विचार हो रहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा में तैनात शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, हिंदी में कहें तो कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त लखनऊ ने सरकार को पत्र भेजकर यह कहा भी था कि शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत दिए जा रहे संवैधानिक अधिकार दिए जाएं तथा 1 अप्रैल 2015 से भविष्य निधि के बकाये अंशदान का भुगतान भी किया जाए। और इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग सहित 5 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस भेजकर अंशदान करने के लिए आदेश भी दिए थे। यहाँ तक कि शिक्षा मित्र संगठनों द्वारा राज्य कर्मचारी बीमा निगम से भी मांग की गई थी कि बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को भी राज्य कर्मचारी बीमा योजना के दायरे में लाया जाए, जिसके लिए कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपर आयुक्त के यहाँ अपील कर कहा था कि वह पिछले 2 दशकों से किसी न किसी रूप में शिक्षा सेवा में कार्यरत हैं। बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र व अनुदेशक बीमारी में इलाज के अभाव में चल भी बसे हैं। उन्होंने यह आग्रह भी किया था कि प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को जो शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत संविदा पर 11 माह प्रतिमाह 10,000 के मानदेय पर कार्यरत हैं को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत लाभ दिया जाए, जिसके संदर्भ में अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक की ओर से उप निदेशक ने स्कूली शिक्षा के महानिदेशक को 11 अप्रैल को एक आदेश जारी करके बताया था कि शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को कोई हित लाभ फिलहाल प्राप्त नहीं है। इसलिए शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2A उपबंधों के अनुसार संस्था और इनका पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। और साथ ही ये चेतावनी भी दी गई थी कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अधिनियम की धारा 85A व E के तहत कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। दोस्तों, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है वो यह है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में नियुक्त शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना व कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ फिलहाल नहीं मिलता दिख रहा है, जिसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि शिक्षा मित्र व अनुदेशकों की संविदा मात्र 11 माह की होती है, इसलिए संविदा कर्मियों को मिलने वाले इस लाभ के हकदार इन दोनों वर्गों के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन परिस्थितियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि व भारतीय जीवन बीमा ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में। कम आय वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लाभ के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बीमा योजना उपलब्ध करा रखी है, जिसको कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ लेने के लिए ESI डिस्पेंसरी अथवा हॉस्पिटल जाना होता है। इसके लिए ESI कार्ड बनता है या फिर अपनी संस्था से लाए गए दस्तावेजों के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। देश में इस समय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत 151 अस्पताल मौजूद हैं। इन अस्पतालों में सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। ESI स्कीम संचालन करने की जिम्मेदारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की होती है। इसके दायरे में वो सभी कंपनी और संगठन आते हैं जहां पर 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद हों। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध होता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए या इससे कम है। हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में यह आय सीमा 25,000 रुपए तक की है। बात करें इस स्कीम में योगदान की, तो इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। मौजूदा समय में कर्मचारी की सैलरी से 0.75% योगदान कर्मचारी भविष्य निधि में होता है, जबकि नियोक्ता की ओर से 3.25% का भुगतान करना होता है।
और इसमें यह भी प्रावधान है कि जिन कर्मचारियों का प्रतिदिन औसत वेतन 137 रुपए है, उन्हें किसी भी प्रकार का अपना योगदान नहीं देना होता है। अब बात करें कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो राज्य कर्मचारी बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन नियोक्ता की तरफ से होता है। जी हाँ, जिस संगठन या जिस विभाग में कर्मचारी कार्यरत हैं, उस विभाग की यह जिम्मेवारी होती है कि वो उन सभी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन इसमें करवाएं। इसके लिए कर्मचारियों को परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होती है और साथ ही नॉमिनी भी कर्मचारी को ही तय करना होता है। अब आइए जानते हैं कि राज्य कर्मचारी बीमा योजना से क्या क्या लाभ मिलते हैं। इस योजना में आने वाले कर्मचारियों और उन पर निर्भर लाभार्थियों को 11 प्रकार के लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें पहला नंबर है चिकित्सा लाभ का। ESI में बीमित व्यक्ति और उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सा लाभ मिलता है। दूसरा है बीमारी लाभ। ESIC बीमित व्यक्ति को बीमारी के दौरान होने वाली छुट्टी के लिए 91 दिनों के लिए नकद भुगतान किए जाने का प्रावधान भी है। तीसरा है मातृत्व लाभ। महिला कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान डिलीवरी में 26 सप्ताह तक, गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन का 100% नकद भुगतान किया जाता है। बात करें चौथे लाभ की, तो वो है निःशक्तता लाभ। किसी बीमित व्यक्ति को अस्थायी निःशक्तता यानी टेम्पोररी डिसेबिलिटी की स्थिति में चोट ठीक होने तक और परमानेंट डिसेबिलिटी की स्थिति में जीवन भर निरंतर मासिक पेंशन का भुगतान करने का भी प्रावधान है। बात करें यदि अगले लाभ की, तो वो है आश्रित जन लाभ। यदि किसी बीमित व्यक्ति की रोजगार के दौरान मौत हो जाती है, तो ESIC उनके आश्रितों को नियमित अनुपात में मासिक पेंशन का भुगतान करता है और यह हित लाभ बीमांकित व्यक्ति की मृत्यु के अधिकतम 3 महीने के भीतर उसके आश्रित जनों को किया जाता है। बात करें यदि अगले लाभ की, बेरोजगारी भत्ता। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई बीमित व्यक्ति अनिच्छिक हानि या फिर रोजगार से अलग चोट लगने के कारण स्थायी रूप से डिसेबल हो जाता है, तो उसे 24 माह की अवधि तक नगद मासिक भत्ता मिलता है। वृद्धावस्था चिकित्सा लाभ। सेवा पूरी करने के बाद रिटायर हो चुके बीमित व्यक्ति को ESI अस्पतालों और औषधालयों में चिकित्सा लाभ भी दिया जाता है। इसी तरह व्यावसायिक प्रशिक्षण, शारीरिक पुनर्वास, प्रसूति व्यय और अंत्येष्टि व्यय जैसी सभी सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को दी जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का मुख्य लक्ष्य अपने लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं EPF योजना के बारे में। EPF एक निवेश योजना है जो हर नौकरी पेश कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सभी EPF खाते धारकों के अंशदान का रखरखाव करता है। EPF सरकारी और गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। नियमों के मुताबिक जिन कंपनियों में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उनका पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में होना अनिवार्य है। EPF पर जो अंशदान करता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए होता है और इस पर सिर्फ कर्मचारियों का ही अधिकार होता है। अब बात करें कि EPF में अंशदान कितना कटता है, तो यह समझ लीजिए EPF अंशदान को लेकर भी एक नियम है। किसी भी कर्मचारी की वेतन से 12% की राशि अंशदान कटता है और इतना ही यानी 12% कंपनी की तरफ से या विभाग की तरफ से जिसमें वो कर्मचारी नियुक्त है की तरफ से अंशदान दिया जाता है। अब इसमें से जो 12% राशि आपके वेतन से कटती है वो EPF खाते में चली जाती है, जबकि कंपनी या संगठन की तरफ से जो 12% राशि कटती है उसमें से 3.67% राशि EPF खाते में चली जाती है और बाकी की 8.33% राशि EPS यानी कि कर्मचारी पेंशन स्कीम में चली जाती है। तो कुल मिलाकर आपको 24% का अंशदान भी मिलता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा EPF में चला जाता है और बाकी हिस्सा पेंशन के तौर पर रहता है। पेंशन की राशि आप 58 साल की उम्र के बाद निकाल सकते हैं या फिर मासिक पेंशन के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं PF खाते से जुड़ी कुछ खास बातों पर। PF खाते से आपको बाय डिफॉल्ट बीमा भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, EDLI योजना के तहत आपके PF खाते पर 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिलता है और ये योजना है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 10 साल तक लगातार PF खाता मेंटेन करने पर जीवन भर की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का लाभ भी मिलेगा। यानी 10 साल तक लगातार ऐसी नौकरी में रहने जहां से आपके PF खाते में पैसा जमा होता है, उसके लिए आपको एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत 1000 रुपए की पेंशन रिटायरमेंट के बाद भी मिलती रहेगी। यह तो बात रही भविष्य निधि संगठन से संबंधित। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं जो है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस से संबंधित, जिसको कि शासन की तरफ से शिक्षकों पर लागू करने हेतु अनुरोध भी किया गया है।
हालांकि यह पॉलिसी की कार्रवाई स्वैच्छिक होगी। जो कर्मचारी इस पॉलिसी का लाभ लेना चाहता है वो ले सकता है। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा बीमा है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है। यह सिर्फ 1 साल की पॉलिसी होती है जिसे हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। कोई भी कंपनी और विभाग अपने कर्मचारियों को लाइफ कवर उपलब्ध कराने के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का ऑप्शन अक्सर चुनते हैं। कंपनी में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को पॉलिसी जारी होने की तारीख से कवर मिलता है और नए कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से कवर मिलता है। प्रत्येक कंपनी और विभाग अपने हिसाब से कर्मचारियों को लाइफ कवरेज प्रदान करता है। कई संगठन अपने कर्मचारियों को उसकी सालाना CTC के आधार पर लाइफ कवर उपलब्ध कराते हैं। जैसे किसी कर्मचारी का CTC 5 लाख रुपए का है तो उसका 3 गुना यानी कि लगभग 15 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। प्रत्येक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आमतौर पर फ्री कवर लिमिट या बिना मेडिकल लिमिट के साथ आती है। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की यह खूबी काफी अलग है। इस लिमिट को औसत आयु, ग्रुप के आकार और कुल सुनिश्चित धनराशि के आधार पर तय किया जाता है। लिमिट के अंदर आने वाले कर्मचारी अपने आप कवर हो जाते हैं। लिमिट से बाहर वाले कर्मचारी से स्वास्थ्य को लेकर सवाल किए जाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य की पुष्टिकरण पर साइन करवाए जाते हैं या फिर मेडिकल टेस्ट के लिए कहा जाता है। जो कर्मचारी इन बातों पर खरा नहीं उतरता है उसे लाइफ कवर से वंचित नहीं रखा जाता है, लेकिन उसका लाइफ कवर फ्री कवर सीमा के अंदर रहता है। जैसा एक संगठन कर्मचारियों को 10 लाख रुपए की फ्री कवर लिमिट दे रहा है, लेकिन कर्मचारी 50 लाख रुपए के कवर के लिए हकदार है और मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसका लाइफ कवर 10 लाख रुपए का हो जाएगा। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत नौकरी में रहते हुए अगर किसी कर्मचारी का आकस्मिक निधन हो जाता है तो नॉमिनी को बीमा कंपनी तय राशि का भुगतान करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह एक बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसलिए इस ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी कुछ अपवाद भी हैं जिसको आप लोग अवश्य जान लें। एक टर्म प्लान सभी स्थितियों को कवर नहीं करता है, इन्हें अपवाद कहा जाता है। यदि कुछ निश्चित परिस्थितियों में मृत्यु होती है तो नॉमिनी को क्लेम राशि नहीं मिलती है। यह अलग अलग कंपनी में अलग अलग होती है। इनमें से कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है यदि पॉलिसी के 12 महीने के भीतर आत्महत्या के कारण मृत्यु होती है तो नॉमिनी को कोई भी क्लेम राशि नहीं दी जाएगी। बीमा धारक द्वारा जमा की गई प्रीमियम राशि टैक्स काटने के बाद वापस कर दी जाती है। दूसरा, ड्रग्स या शराब के कारण आकस्मिक मृत्यु। तीसरा, एडवेंचरस या खतरनाक खेलों में शामिल। चौथा, कार या बाइक रेसिंग के कारण हुई दुर्घटना। यदि इन 4 कारणों के द्वारा नॉमिनी अपनी राशि को क्लेम करती है तो उसको वो राशि नहीं दी जाएगी। शिक्षक साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार द्वारा सभी शिक्षकों को स्वेच्छा के अनुसार इस पॉलिसी में लाने की योजना बनाई जा रही है। यह योजना स्वैच्छिक होगी, यानी जो कर्मचारी या शिक्षक आदि इसमें शामिल होना चाहेगा उसे ही इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसमें शिक्षकों या अन्य लोगों को अपना प्रीमियम खुद ही भरना होगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी से इन तीनों के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिली होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा मित्र व अनुदेशक बहुत कम मानदेय पर अपना जीवन यापन निर्वाह कर रहे हैं। यदि सरकार ग्रुप टर्म पॉलिसी के साथ साथ EPF और राज्य कर्मचारी बीमा योजना के दायरे में भी इन सबको ले आती तो बहुत ही अच्छी पहल होती। मित्रों, आप सबकी राय इन तीनों विषयों पर क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।